हेलो स्टूडेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है अनपेड सेलर। अदत्त विक्रेता, जिसे सेक्शन 45 से लेके 64 तक में एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस एक्ट का, और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और इसमें हमें जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो है अनपेड सेलर का मीनिंग क्या होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 45 में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है कि एक सेलर अनपेड सेलर तब माना जाता है। पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक सेलर जिसने सामान बेच दिया है, जिसने गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सेलर अनपेड सेलर तब माना जाता है नंबर 1 जब उसे अपने द्वारा बेचे गए माल का संपूर्ण मूल्य नहीं मिला है, ना ही बायर ने उसे वो प्राइस पे करने की ऑफ़र की है। इसको हम एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक दुकान से 10,000 का सामान खरीदा, दुकानदार ने ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी। 10,000 रुपये आपने कहा कि हम घर जा कर के दे देंगे, आप 10,000 रुपये देने से मना कर देते हैं, तो उसे वो पैसे नहीं मिले। सामान वो बेच चुका है, ऑनरशिप वो ट्रांसफ़र कर चुका है, उससे उसके पैसे मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, वो अनपेड सेलर माना जाएगा। और ना ही आपने घर जा कर के उसे ये कन्वे किया कि मैं आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद पैसे भिजवा दूंगा। आपने कोई भी ऑफ़र टू पे द प्राइस, विलिंगनेस टू पे द प्राइस भी उसके सामने शो नहीं की है। तो इसका मतलब एक सेलर अनपेड सेलर पहले सिचुएशन में कब माना जाएगा? जब उसे टोटल वैल्यू ना तो मिली है, ना ही उसे वो प्राइस पे करने के लिए बायर के द्वारा ऑफ़र किया गया है। दूसरा, अगर बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब उसने चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के थ्रू पेमेंट कर दी, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, उसका अनादरण हो गया, चेक आपने दिया वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, उसे पेमेंट मिली ही नहीं, तो भी वो अनपेड सेलर माना जाएगा। तो इसका मतलब एक सेलर को अनपेड सेलर हम किन सर्कमस्टांसिस में कहते हैं? ऐसा पर्सन जो सेलर है जिसने गुड्स को सेल कर दिया है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया है, और दूसरी सिचुएशन उसे चीज़ का जो उसे प्रोडक्ट का जो प्राइस मिलना चाहिए था वो ना तो मिला है, ना उसे वो मिलने के लिए देने के लिए ऑफ़र की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे दिया गया, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, तो वो अनपेड सेलर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। फर्दर इसमें एक सिचुएशन ये भी आती है कि अगर उसको आपने 10,000 रुपये देने थे, आपने 5,000 रुपये दे दिए, बाकी 5,000 रुपये आप उसे दे ही नहीं रहे हैं, तो वो बाकी बची हुई अमाउंट के लिए यानी कि 5,000 के लिए अनपेड सेलर वाली कैटेगरी में आया हुआ माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर एक सेलर एक प्रोडक्ट को उधार में बेचता है, एक प्रोडक्ट खरीदा बेचा गया, वो 1 महीने की उधार पर 30 दिन की उधार पर बेचा गया, तो इसका मतलब पेमेंट कितने दिनों के बाद आनी है? 30 दिनों के बाद आनी है। ये बात सेलर भी जानता है, ये बात बायर भी जानता है, तो वो उस टेन्योर ऑफ क्रेडिट सेल की जो टर्म है 30 दिन तक वो अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं, अब उससे चीज़ की कीमत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अगर फिर भी सेलर को वो अमाउंट नहीं मिलती है, इन दैट केस वो अनपेड सेलर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर समझ आती हैं, इसका मीनिंग अगर आपको समझ आता है, तो ही इस चैप्टर का अगला पार्ट आपको समझ में आएगा। अनपेड सेलर से जुड़ी हुई एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि एक अनपेड सेलर को जो हम अनपेड सेलर वाली कैटेगरी में तब मानते हैं, सेलर को अनपेड वाली सेलर की कैटेगरी में तब मानते हैं जब उससे प्रोडक्ट की कीमत नहीं मिली है। लेकिन अगर उसे चीज़ का प्राइस मिल गया है, उससे जुड़े हुए जो एडिशनल एक्सपेंडिचर थे, छोटे मोटे खर्चे थे, वो नहीं मिले हैं, तो उसके लिए वो अनपेड सेलर नहीं माना जाएगा। एक सेलर अनपेड सेलर प्रोडक्ट का प्राइस ना मिलने की सिचुएशन में माना जाता है। अगर उससे जुड़े हुए छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस अगर एक बायर ने नहीं दिए हैं, तो वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अगर एक सेलर
अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ गया तो अब उसके क्या क्या अधिकार होंगे। उसके अधिकारों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है राइट्स अगेंस्ट द गुड्स और दूसरी कैटेगरी है राइट्स अगेंस्ट द बायर। हम इसमें पहली कैटेगरी कवर करेंगे जो है राइट अगेंस्ट द गुड्स। राइट अगेंस्ट द गुड्स की जब हम बात करते हैं तो इस कैटेगरी में जिन चीज़ों का ऑनरशिप वो ट्रांसफ़र कर चुका है उससे जुड़े हुए उसके अधिकार आमतौर पर तीन हिस्सों में बांटे जाते हैं। वन बाय वन हम उनको टेकअप करेंगे। पहला अधिकार उससे जो मिलता है उसे कहा जाता है राइट ऑफ लियन, ग्रहणाधिकार उसे कहा जाता है। दूसरा अधिकार उसे मिलता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, माल को रास्ते में रोकने का अधिकार। तीसरा अधिकार उसे मिलता है राइट ऑफ रीसेल, वस्तुओं की पुनः बिक्री का अधिकार। हम इसमें एक अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स में से तीन राइट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला राइट जो हमने यहाँ कवर करना है वो है राइट ऑफ लियन। जब हम राइट ऑफ लियन की बात करते हैं तो ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत बार आई थी। लियन का मतलब क्या होता है? लियन का हिंदी में मतलब है ग्रहण अधिकार। इसका मीनिंग अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? लियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? उस चीज़ के मालिक का। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर हमारी ही यानी कि ऑनर की चीज़ पर हमसे पहले किसी और व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। हम इसको एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसको सेल्स ऑफ गुड के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। सपोज आपने एक कार रिपेयर करने के लिए दी। जब कार रिपेयर होगी तो रिपेयर का उसने बिल बनाया से 5000 रुपीज़, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती कि आप 5000 रुपये मैकेनिक को दे दें और अपनी कार उससे वापस ले लें। सिंपल है। लेकिन अगर आप उसकी रिपेयर के चार्जेस 5000 रुपये देने से मना कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैकेनिक को ये अधिकार है कि वो आपको फ़िलहाल वो कार देने से मना कर सकता है कि पहले मेरे पैसे दो तब मैं आपकी कार दूंगा। तो ये सिचुएशन क्या होगी? हमारी ही चीज़ पर हमसे पहले उस चीज़ को अपने पास रोक करके रखने का अधिकार किसको मिल गया? मैकेनिक को मिल गया। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही हम उसके पैसे दे देंगे उससे हमें वो चीज़ वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ अब इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा? राइट ऑफ लियन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में, अब हम अनपेड सेलर वाले पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें सेलर ने चीज़ों को बेच दिया है, उनका ऑनरशिप उसने बायर को ट्रांसफ़र कर दिया है। पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। प्रोडक्ट बिक चुका है, ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र किया जा चुका है, लेकिन किसी भी कारण से वो चीज़ें अभी भी सेलर के पास ही पड़ी हुई हैं। पोजेशन किसके पास है? वो सेलर के पास ही पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर बायर को जो प्राइस पे करना था, बायर प्राइस पे करने से मना कर देता है, पे नहीं करता है, ना ही पे करने का ऑफ़र करता है। जो उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो जाता है। तो अब सिचुएशन क्या होगी? वो पर्सन अनपेड सेलर हो गया, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास है? पोजेशन ऑफ गुड्स अभी भी अनपेड सेलर के पास है। ऐसी सिचुएशन में अनपेड सेलर को अब ये अधिकार मिल जाएगा जो अभी हमने लिखा है। अभी हमने बोला है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन के लिए जो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो बड़े सिंपल से हैं। राइट ऑफ लियन के लिए सबसे पहली शर्त है माल बिक चुका है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन पहला रूल ये है पोजेशन सेलर के पास होना चाहिए। अगर उसके पास पोजेशन नहीं है, चीज़ें भी बायर को जा चुकी हैं, तो ये अधिकार नहीं मिलेगा, उसे दूसरे अधिकार मिलेंगे। वो प्रोडक्ट जिसके अगेंस्ट वो लियन यूज़ करना चाहता है वो उधार में नहीं बेचा गया है, और अगर वो उधार में बेचा गया है तो उसकी उधार की अवधि जो भी हमने डिस्कस किया था वो ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए, तो ही वो लियन यूज़ कर सकता है। फर्दर इसमें जो नेक्स्ट रूल आता है वो ये आता है कि अगर बायर परचेज के बाद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन पोजेशन अभी भी किसके पास है? अनपेड सेलर के पास है, तो भी अनपेड सेलर लियन को यूज़ कर सकता है। फर्दर इसके अलावा लियन तब भी यूज़ किया जा सकता है अगर उन चीज़ों का पोजेशन अनपेड सेलर के खुद के पास है, उसके मैनेजर के पास है, उसके बिहाफ पर वो चीज़ें थर्ड पार्टी के पास पड़ी हैं, उसके किसी दोस्त के पास पड़ी हुई हैं। इसका मतलब शर्त यही है कि पोजेशन मस्ट बी विद द अनपेड सेलर। अगर पोजेशन नहीं है तो ये अधिकार मिलेगा ही नहीं। फर्दर इसके अलावा ऑनरशिप से जुड़े हुए जो भी कागजात हैं वो बायर को ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है, अगर वो पार्शियल डिलीवरी कर चुका है,
कुछ सामान दे चुका है, कुछ सामान अभी भी अनपेड सेलर के पास है, तो जो सामान अभी भी उसके पास है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लियन यूज़ कर सकेगा, बाकियों पर उसे लियन यूज़ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। फर्दर इसके अलावा जो लियन है वो सिर्फ प्राइस रिकवर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर बायर ने प्राइस पे कर दिया है लेकिन चीज़ों से जुड़े हुए कुछ दूसरे छोटे मोटे चार्जेस हैं, पैकिंग के चार्जेस हैं, डिलीवरी के चार्जेस हैं, वो पे नहीं किए हैं, पोजेशन अभी भी अनपेड सेलर के पास है, तो वो इन अमाउंट्स के लिए लियन को यूज़ नहीं कर सकता। और जो लियन का राइट है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब कि वो पूरी चीज़ों पर उसे यूज़ कर सकता है, वो सारी चीज़ों को रोक सकता है, या वो अगर डिविजिबल हैं तो वो उनमें से आधी चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस अधिकार को इस तरह से वो यूज़ कर सकता है, वो इंडिविजिबल नेचर का होता है। फर्दर इसके अलावा जो नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ रूल है कि लियन एक पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट का मतलब कि ये अनपेड सेलर का अधिकार है। अनपेड सेलर के अलावा इस राइट को अनपेड सेलर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ये ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। फिर अनपेड सेलर को जो ये राइट मिलता है उससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट रूल है, ये तो अधिकार वो कैसे प्रयोग कर सकता है, उसको अधिकार कब मिलेगा, उसके रूल्स क्या हैं वो हैं, फिर उसका लियन ख़त्म कब हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हेडिंग टर्मिनेशन ऑफ लियन। टर्मिनेशन ऑफ लियन को सेक्शन 49 में एक्सप्लेन किया गया है कि एक अनपेड सेलर को जब चीज़ों को वो बेच चुका है उसका प्राइस मिलना चाहिए था, प्राइस उसे नहीं मिला है, तो वो लियन यूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक अनपेड सेलर को बायर के द्वारा, बायर के एजेंट के द्वारा, बायर के मैनेजर के द्वारा चीज़ों का प्राइस पे कर दिया जाता है, उसे कीमत मिल जाती है, तो उसका लियन ख़त्म हो जाएगा। वो लियन उसे छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ें उसे बायर को ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। या दूसरा रूल ये है कि वो चीज़ें अगर बायर के अधिकार से निकल चुकी हैं, वो सेलर के अधिकार, अनपेड सेलर के अधिकार से निकल चुकी हैं, वो बायर के एजेंट तक पहुंच चुकी हैं, बायर तक पहुंच चुकी हैं, बायर के गोदाम तक पहुंच चुकी हैं, वो लीगल तरीके से बायर तक डिलीवर हो चुकी हैं, तो अनपेड सेलर अपने आप, जो लियन है वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। या सेलर अपनी मर्जी से लियन को टर्मिनेट कर देता है कि मैंने लियन यूज़ करना ही नहीं है, या अनपेड सेलर की सहमति से बायर उन चीज़ों का पोजेशन अपने पास ले लेता है, तो भी वो लियन ख़त्म हो जाएगा। या बायर प्राइस पे करने के लिए ऑफ़र करता है कि मैं आपको ये पैसे भेज रहा हूँ, आप बताओ कि कहाँ भेजने हैं, तो भी उसे लियन ड्रॉप करना पड़ेगा, लियन टर्मिनेट करना पड़ेगा। या फर्दर सबसे सीधा रूल है, जब बायर तय की गई शर्तों के हिसाब से जब लियन यूज़ किया जाता है तो ऑफ कोर्स अनपेड सेलर बायर को बताएगा कि मैंने लियन का प्रयोग कर लिया है, मैं आपको ये चीज़ें तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरे पैसे इतने दिन में मुझे नहीं दे देते। तो जैसे ही बायर उस चीज़ का जो भी प्राइस पेंडिंग था वो सारे का सारा अनपेड सेलर को दे देता है, तो अनपेड सेलर का लियन का अधिकार ख़त्म हो जाता है, उसे ये अधिकार यूज़ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। या इसके अलावा अगर अनपेड सेलर थर्ड पार्टी को ये यकीन कर लेने देता है, किसी थर्ड पार्टी के सामने वो एग्जिबिट करता है कि मेरा इस चीज़ों पर कोई लियन नहीं है, और वो चीज़ें बायर के द्वारा बेच दी जाती हैं थर्ड पार्टी का, तो भी लियन ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि लियन का मतलब क्या है। जब चीज़ें हमारी हैं लेकिन हमसे पहले किसी और को अधिकार मिल जाता है, वो लियन होता है। अनपेड सेलर को लियन का अधिकार मिलता है, लेकिन शर्त क्या होती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका होता है, पोजेशन अभी भी किसके पास होता है, वो पोजेशन सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास होता है, तभी उसे ये राइट यूज़ करने का अधिकार मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका राइट है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।